सभी विद्यार्थियों का एसवी चिल्ड्रन अकेडमी रावला मंडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। कक्षा 11 विषय भूगोल और अध्याय दूसरा पढ़ेंगे। पहले में हमने भौतिक भूगोल के बारे में चर्चा की थी। आज हम इस पर चर्चा करेंगे। पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। कैसे पृथ्वी की उत्पत्ति होती है, कैसे विकास होता है। तो देखिए, एक तो सबसे पहले आपको बताता हूँ आप क्योंकि किस ग्रह में आप रहते हो। पृथ्वी ग्रह में रहते हो। पृथ्वी एकमात्र जीवंत ग्रह है, आपको पता है, जिसपे जीवन पाया जाता है, क्योंकि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसपे जीवन पाया जाता है। तो कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, कैसे विकास हुआ, ये जानना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या आपको वह कविता याद है जो आपने अपनी नर्सरी की कक्षा में पढ़ी थी, यानी छोटी कच्ची पहेली वगैरह जो हिंदी में पढ़ते हैं ना, वो कच्ची पहेली ये पढ़ते थे पहले। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पढ़ी। बचपन से ही तारों भरी रातों ने हमें हमेशा आकर्षित किया। आपने भी इन तारों के बारे में सोचा होगा और असंख्य प्रश्न आपके दिमाग में आए होंगे। कुछ इस प्रकार के प्रश्न जैसे आकाश में कितने तारे हैं, ये तारे कैसे बने, क्या कोई आकाश के अंत तक पहुंच सकता है। और आपको पता है, कई बार तो आप गर्मियों में बैठे बैठे तारे गिनने लग जाते थे, इधर से गिने कन्फ्यूज हो जाते थे। लेकिन तारे गिने नहीं जाते थे, क्योंकि अनगिनत तारे हैं, असंख्य तारे, यानी बिना गिनने योग्य तारे हैं इतने। और सूर्य भी एक क्या है, तारा है, लेकिन हमारे पृथ्वी के नज़दीक तारा है, इसलिए हमें बड़ा दिखाई देता है। इन प्रश्नों के अतिरिक्त भी कई प्रकार के आपके दिमाग में आए होंगे प्रश्न। इस अध्याय में आप जानेंगे कि ये टिमटिमाते छोटे तारे कैसे बने। इसके साथ ही आप पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास की कई कहानियां भी पढ़ेंगे। आरंभिक सिद्धांत देखो। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न दार्शनिकों और वैज्ञानिकों ने अनेक परिकल्पनाएं प्रस्तुत की। इनमें से एक प्रारंभिक व लोकप्रिय मत जर्मन दार्शनिक मैनुअल कांट का है। कांट नाम का एक भूगोलवेत्ता था। 1796 ईस्वी में गणितज्ञ लाप्लेस ने इसका संशोधन प्रस्तुत किया, जो निहारिका परिकल्पना के नाम से जाना जाता है। इस परिकल्पना के अनुसार ग्रहों का निर्माण धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादल से हुआ, जो कि सूर्य की युवावस्था से संबंध थे। बाद में 1900 ईस्वी में चैम्बरलेन और मोल्टन ने कहा कि ब्रह्मांड में एक अन्य भ्रमणशील तारा सूर्य के नज़दीक से गुजरा। क्या कहता है ये? चैम्बरलेन और मोल्टन कहता है कि ब्रह्मांड में एक अन्य भ्रमणशील तारा, जिसका नाम क्या है, सूर्य के नज़दीक से गुजरा। इसके परिणाम स्वरूप तारे के गुरुत्वाकर्षण से सूर्य सतह से सिगार के आकार का कुछ पदार्थ निकलकर अलग हो गया। सिगार का मतलब जलते हुए गोले की तरह। यह तारा जब सूर्य से दूर चला गया तो सूर्य सतह से बाहर निकला हुआ यह पदार्थ सूर्य के चारों ओर तरफ घूमने लगा, यानी सूर्य से अलग होकर एक अलग निकला, और वही क्या है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। अब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है ना, या सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है? ध्यान रखना, हमेशा पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, पश्चिम से पूर्व चक्कर लगाती है। तो वो यहीं से इसकी शुरुआत होती है और धीरे धीरे संघनित होकर ग्रह के रूप में परिवर्तित हो गया। पहले सर जेम्स जीन्स और बाद में सर रोल्ड जेफरी ने इस मत का समर्थन किया। यद्यपि कुछ समय बाद के तर्क सूर्य के साथ एक और साथी तारे के होने की बात मानते हैं। ये तर्क द्वैतार्क सिद्धांत यानी बाइनरी थ्योरीज के नाम से जाने जाते हैं। 1950 ईस्वी में रूस के ऑट्टो शिमिड व जर्मनी के कार्ल वाइजास्कर ने निहारिका परिकल्पना में कुछ संशोधन किया, जिसमें विवरण भिन्न था। उनके विचार से सूर्य एक सौर निहारिका से घिरा हुआ था, जो मुख्यतः हाइड्रोजन, हीलियम और धूल कणों की बनी थी। इस कणों के घर्षण व टकराने से एक चपटी तरसरी की आकृति के बादल का निर्माण हुआ और अभिवृद्धि प्रक्रम द्वारा ही ग्रहों का निर्माण। अंतोतगत्वा वैज्ञानिकों ने पृथ्वी या अन्य ग्रहों के ही नहीं वरन पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया। अब आधुनिक, ये तो थे पहले वाले, किसी ने कुछ भी कह दिया, किसी ने कुछ भी कह दिया, लेकिन क्लियर रूप से नहीं हुआ। अब आते हैं आधुनिक सिद्धांत क्या कहते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति। आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत है। इसे विस्तारित
ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा जाता है। 1920 ईस्वी में एडविन हब्बल ने, किसने? एडविन हब्बल ने प्रमाण दिए कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। समय बीतने के साथ आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर हो रही हैं। आप प्रयोग कर जान सकते हैं कि ब्रह्मांड विस्तार का क्या अर्थ है। एक गुब्बारा ले, गुब्बारा समझते हो, और उस पर कुछ निशान लगाएं जिनको आकाश गंगा मान लें। जब आप इस गुब्बारों को फुलाओगे, गुब्बारे पर ये लगे निशान गुब्बारे के फैलने के साथ साथ एक दूसरे से दूर जाते प्रतीत हो जाएंगे, क्योंकि छोटा गुब्बारा है। थोड़ा सा फुलाओगे, फिर फुलाओगे तो दूरियां तो बनेगी। इस प्रकार आकाश गंगाओं के बीच की दूरी भी बढ़ रही है और परिणाम स्वरूप ब्रह्मांड विस्तारित हो रहे हैं। जैसे जैसे ब्रह्मांड विस्तार हो रहा है, उसमें जो आकाश गंगाएं हैं ना, बहुत सारी आकाश गंगाएं हैं, वो भी फैल रही है। यद्यपि आप यह पाएंगे कि गुब्बारे पर लगे चिन्हों के बीच की दूरी के अतिरिक्त चिन्ह समय भी बढ़ रहे हैं, जबकि यह तथ्य के अनुरूप नहीं है। वैज्ञानिक मानते हैं कि आकाश गंगाओं के बीच की दूरी बढ़ रही है, न कि आकाश गंगा। परंतु प्रक्षण आकाश गंगाओं के विस्तार को नहीं सिद्ध करते, यानी देखने वाले, अतः गुब्बारे का उदाहरण आंशिक रूप से ही मान्य है। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार निम्न अवस्थाओं में हुआ। देखो इस तरह का, पहला इतना हुआ, फिर इतना, फिर इतना और फिर इतना। आरंभे वे सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना अति छोटे गोलक यानी एकांकी परमाणु के रूप में एक ही स्थान पर स्थित थे, जिसका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म व तापमान तथा घनत्व अनंत था। बिग बैंग की प्रक्रिया में इस अति छोटे गोलक में भीषण विस्फोट हुआ। इस प्रकार की विस्फोट प्रक्रिया से वृहद विस्तार हुआ। वैज्ञानिकों का विश्वास है कि बिग बैंग की घटना आज से 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी। 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी। ब्रह्मांड का विस्तार आज भी जारी है। ब्रह्मांड का विस्तार लगातार, ब्रह्मांड फैल रहा है आज भी। विस्तार के कारण कुछ ऊर्जा पदार्थ में परिवर्तित हो गई। विस्फोट के बाद 1 सेकंड के अल्पांश के अंतर्गत ही वृहद विस्तार हुआ। इसके बाद विस्तार की गति धीमी पड़ गई। बिग बैंग होने के प्रारंभिक 3 मिनट के अंतराल ही पहले परमाणु का निर्माण हुआ। बिग बैंग से 3 लाख वर्षों के दौरान तापमान 4500 केल्विन तक गिर गया। ठीक है, बिग बैंग के 3 लाख वर्षों में, क्योंकि ऐसे नहीं कि आज 2-3 दिनों में, 5-10 महीने, 2 महीने, साल में ये निर्माण हुआ। लाखों वर्ष लगे निर्माण हो रहे, लगातार निर्माण हो रहे। तापमान 4500 केल्विन बहुत होता है, गिर गया और परमाणुवीय पदार्थ का निर्माण हुआ। ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया। ब्रह्मांड के विस्तार का अर्थ आकाश गंगाओं के बीच की दूरी में विस्तार का होना। होयल ने इसका विकल्प स्थिर अवस्था संकल्पना के साथ नाम से प्रस्तुत किया। इस संकल्पना के अनुसार ब्रह्मांड किसी भी समय में एक ही जैसा रहा है। यद्यपि ब्रह्मांड के विस्तार संबंधी अनेक प्रमाणों के मिलने पर वैज्ञानिक समुदाय अब ब्रह्मांड विस्तार सिद्धांत के ही पक्ष करे। अब देखिए तारे। तारे जिसे हम कहते हैं, सूर्य एक तारा है और हमारे सबसे नज़दीक है, इसलिए हमें इतना बड़ा दिखाई देता है। बाकी जितने भी आकाश में तारे दिखाई देते हैं ना, स्टार जैसे, वो हमारे से बहुत दूर है, इसलिए छोटे छोटे दिखाई देते हैं। तारों का निर्माण देखो कैसे। प्रारंभिक ब्रह्मांड में ऊर्जा और पदार्थ का वितरण समान नहीं था। घनत्व में आरंभिक भिन्नता के गुरुत्वाकर्षण बलों में भिन्नता आई, जिसके परिणाम स्वरूप पदार्थ का एकत्रण हुआ। यही एकत्रण आकाश गंगाओं के विकास का आधार बना। एक आकाश गंगा असंख्यक तारों का समूह है, यानी आकाश गंगा पता नहीं कितने ही तारों का एक समूह, एक आकाश गंगा बनती है, हिसाब लगाओ। और अरबों खरबों हमारी आकाश गंगाएं हैं। आकाश गंगाओं का विस्तार इतना अधिक होता है कि उनकी दूरी हजारों वर्षों में मापी जाती है, यानी लाइट ईयर से, प्रकाश वर्ष से। एक अकेली आकाश गंगा का व्यास 80,000 से 1,50,000 वर्ष के बीच हो सकता है। एक आकाश गंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस के बने विशाल बादल के संचय से होती है। आपसे पूछे ना, जो तारे होते हैं उनमें कौन सी गैस होती है, तो हाइड्रोजन और हीलियम, जिसे न्यारिका कहा गया। क्रमशः इस बढ़ती हुई न्यारिका में गैस के झुंड विकसित हुए। ये झुंड बढ़ते बढ़ते घने गैसीय पिंड बन गए, जिसमें तारों का निर्माण आरंभ हुआ। ऐसा विश्वास किया जाता है कि तारों का निर्माण लगभग 5 से 6 अरब वर्षों पहले
हुआ था। कब? 5 से 6 अरब वर्षों पहले। ध्यान रखना। प्रकाश वर्ष क्या होता है? देखो, प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष समय का ही नहीं वर्ण दूरी का माप है। प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। प्रकाश की गति कितनी है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। विचारणीय है कि एक साल में प्रकाश जितनी दूरी तय करेगा वह एक प्रकाश वर्ष होगा। यह 9.46 से 1012 किलोमीटर के बराबर है। पृथ्वी व सूर्य की औसत दूरी 14 करोड़ 95 लाख 98 हजार किलोमीटर दूर है। यानी हमारे से जो सूर्य है ना, सूर्य वो कितनी दूर है? लगभग 15 करोड़ मान के चलो, 14 करोड़ 95 लाख 98 हजार किलोमीटर दूर है। हमारे से गंगानगर 200 किलोमीटर है, हमें 5 घंटे लग जाते हैं जाने में, पता है क्या आपको? और हमारे से जयपुर है 500 किलोमीटर और हमें 10 घंटे लग जाते हैं जाने में, 10-12 घंटे। हिसाब लगाओ, 98 हजार करोड़ तो ये सीधा ही पड़ा है। 95 लाख 14 करोड़, इतना दूर है। हिसाब लगाओ सूर्य कितना बड़ा होगा जो हमें इतना दिखाई देता है फिर भी। और सूर्य का ताप कितना होगा और पृथ्वी पर आने के बाद इतनी गर्मी होती है। ठीक है, तो प्रकाश वर्ष के संदर्भ में प्रकाश वर्ष का केवल 8.311 है। अब ग्रहों का निर्माण। पृथ्वी के विकास की विभिन्न अवस्थाएं मानी जाती है। तारे न्यारिका के अंदर गैस के गुत्थित झुंड है। ठीक है, आकाशगंगा के अंदर न्यारिका, न्यारिका के अंदर कौन है? तारे। इन गुत्थित झुंडों में गुरुत्वाकर्षण बल से गैसीय बादल में क्रोड का निर्माण हुआ और इस गैसीय क्रोड के चारों तरफ गैस व धूल कणों की घूमती हुई तस्तरी विकसित हुई। अगली अवस्था में गैसीय बादल का संघनन प्रारंभ हुआ और क्रोड को ढकने वाला पदार्थ छोटे गोले के रूप में विकसित हुआ। ये छोटे गोले संसंजन अणुओं में पारस्परिक आकर्षण प्रक्रिया द्वारा ग्रहाणुओं में विकसित हुए। संगठन की क्रिया द्वारा बड़े पिंड बनने शुरू हुए और गुरुत्वाकर्षण बल के परिणाम स्वरूप ये आपस में जुड़ गए। अंतिम अवस्था में इन छोटे ग्रहाणुओं के सहवर्धित होने पर कुछ बड़े पिंड ग्रहों के रूप में बने। अब हम पढ़ेंगे सौर मंडल। सौर मंडल का मतलब होता है, सौर मतलब सूर्य, सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं उनके बारे में। जैसे 8 ग्रह हैं, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उन सब के बारे में एक एक करके सबकी बढ़िया चर्चा करेंगे। और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है और ज्ञानवर्धक चीज़ है, इससे आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। तो तब तक इतना आपको पढ़ना है।